मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1020। तो चैप्टर का नाम है रॉबिन वर्सेस ब्लैक मारिया और मैंने मेरे लास्ट रिव्यू में ही कहा था कि चांस है कि हमें रॉबिन और ब्रुक की फाइट ब्लैक मारिया से देखने मिलेंगी और वही हुआ। कवर पेज रीडर रिक्वेस्ट है जहां हमें डेंजिरो दिखता है जो सो रहा है और उसके सपने में वो जायंट श्रिम्प खा रहा है, बट रियलिटी में वो खुद की विग खा रहा है। फनी कवर पेज था, देखकर हंसी आ गई। चैप्टर वहीं से चालू होता है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था, रूफटॉप पर। काइडो बोलता है द मकामी डॉग फ्रूट बहुत वैल्यूएबल है, ये मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है। तो यामाटो के फ्रूट का नाम है डॉग फ्रूट। इस फ्रूट से उसे मकामी की पावर मिली है। जैसे मैंने कहा था लास्ट चैप्टर के रिव्यू में कि कुछ फैंस कह रहे थे कि ये किरिन या किलिन का डेविल फ्रूट है, बट ऐसा नहीं है। ओडा ने कंफर्म कर दिया है ये बात और मेरा दूसरा प्रेडिक्शन सही निकला कि मैंने कहा था कि यामाटो का डेविल फ्रूट डेफिनेटली मिथिकल जोन डेविल फ्रूट होगा और ये बात सच निकली। फिर काइडो कहता है कि मेरी गलती हो गई कि जिसे ओडन बनना है उसने ही ये फ्रूट खा लिया। मकामी वानो का गार्डियन डीटी है, अब ये तेरा काम है प्रोटेक्ट करना वानो को मेरे लिए। ओरोची टायरेंट था पर उसने कंट्री को जायंट वेपन फैक्ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब बस तुझे तेरी जगह लेनी है और इस कंट्री को संभालना है। फिर यामाटो कहती है कि मैं समुराई की मदद करूंगी और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगी तुझसे और ये कंट्री फ्री होंगी। और यामाटो मुंह से फायर करती है और काइडो भी मुंह से फायर करता है। ये पूरी फाइट में काइडो के बॉडी पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं है और यामाटो ने ही डैमेज लिया है इस फाइट से और वो अभी से ही हाफने लग गई है। और जितना इस चैप्टर से समझ आ रहा है काइडो सीरियसली नहीं ले रहा है यामाटो को फाइट में। वो यामाटो को ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहता, वो बस यामाटो के अटैक से क्लैश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यामाटो जल्द ही डिफीट होने वाली है और उसके डिफीट के बाद लूफी फिर से पहुंचेगा काइडो से फाइट करने। तो बेसिकली यामाटो ने उसका काम कर लिया जो था काइडो को स्टॉल करके रखना लूफी के आए तक। और जिस तरह से काइडो नॉन स्टॉप फाइट कर रहा है, पहले रेड स्केबर्ड से उसने फाइट किया, फिर 5 सुपरनोवा से उसने फाइट किया और इस फाइट में उसने जोरो का एडवांस कॉन्कोरर हाकी का स्लैश लिया जिससे उसे परमानेंट स्कार मिल गया है और लूफी ने भी उसे डैमेज दिया एडवांस कॉन्कोरर हाकी पंच से और अब वो यामाटो से फाइट कर रहा है। तो इससे ये समझ आ रहा है काइडो का डिफीट इसलिए नहीं होगा कि लूफी उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो मैं मानता भी नहीं कि लूफी इतना जल्दी काइडो के इतना स्ट्रॉन्ग होगा। मुझे लगता है काइडो का डिफीट एग्जॉशन की वजह से होगा क्योंकि वो नॉन स्टॉप फाइट कर रहा है। शायद एक वक्त आएगा कि उसके पास स्टेमिना ही नहीं बचेगा अपने आप को एडवांस कॉन्करर हाकी में कोट करने के लिए भी। और मुझे लगता है पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू एक बार फाइट करेंगे काइडो से साथ में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जो लेटेस्ट एनिमे ओपनिंग है उसमें हमें स्ट्रॉ हैट्स काइडो के अगेंस्ट दिखते हैं और हमें पता है कि एनिमे बहुत सारी चीजें स्पॉइल करता है, इवन मंगा रीडर को तक एनिमे स्पॉइल कर देता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, हमें नहीं पता था मंगा में उस वक्त कि 2 रिमेनिंग रेड स्केबर्ड्स कौन होंगे और एनिमे ने ओपनिंग में डेंजिरो और आशुरा डोजी को स्केबर्ड्स के साथ दिखा दिया था। तो मे बी ओडा ने एनिमे स्टाफ को बताया होगा कि एट वन पॉइंट पूरे स्ट्रॉ हैट्स काइडो से एक बार फाइट करेंगे जैसे थ्रिलर बार्क में ओर से किए थे वैसे ही। और बहुत टाइम हो गया है स्ट्रॉ हैट्स को साथ में फाइट करते हुए देखकर और मुझे अभी भी लगता है कि जोरो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा काइडो की डिफीट में। तो अब बात करते हैं ये मकामी क्या है। तो दोस्तों मकामी एक जापानीज वुल्फ है जो सेंचुरीज पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो उस वक्त के लोग मकामी को पूछते थे, गॉड मानते थे और मकामी को डिफाइन किया गया है उसकी फ्यूरोसिटी और वायलेंस के लिए और वो गार्ड करता था कॉर्प्सेस को जंगली भालू से। और मकामी इंसान की बातें समझता था और उनका नेचर समझता था और वो प्रोटेक्ट करता था अच्छाई को और सजा देता था गलत को। और सबसे ज्यादा वो प्रोटेक्ट उस गलत चीज से करता था जहाँ फायर या चोरी हो। तो जैसे मैंने किरिन को डिफाइन किया था और बताया था कि वो यामाटो के पावर से मैच हो रहा है, वैसे ही ये डिस्क्रिप्शन भी फिट हो रहा है बिकॉज काइडो ने ओडन कासल जला दिया था टोकी के साथ और काइडो ने ओरोची के साथ मिलके ओडन का किंगडम और वानो के लोगों का हक चुरा लिया था और इसी के अगेंस्ट यामाटो फाइट कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है 3rd फ्लोर बैंक्वेट हॉल में और हमें एक पैनल में हॉल के बाहर आग लगी हुई दिखती है। अब ये आग ओरोची ने लगाई हुई आग है या ब्लैक मारिया के पावर की आग है पता नहीं। और हॉल के अंदर रॉबिन के सामने उसकी मॉम, प्रोफेसर क्लोवर और सॉल खड़े हैं। रॉबिन इमोशनल होके उनके पास जाती है और ब्रुक उसे रोकता है, कहता है कि उनके पास मत जा
अपने आप को संभाल। और रॉबिन अचानक से रुकती है और ट्रेसमानोफ्रीजिया टेक्निक से तीनों को मारती है। तो ब्रुक रॉबिन को कहता है कि मुझे बता देना था कि ये इल्यूजन तेरे पर इफेक्ट नहीं कर रहा है। और रॉबिन और ब्रुक फिर भागने लगते हैं। मुझे अच्छा लगा कि ये इल्यूजन रॉबिन पर वर्क नहीं किया करके, क्योंकि रॉबिन मेंटली बहुत स्ट्रांग और स्मार्ट है, वो जल्दी किसी के ट्रिक में नहीं फंसती। रॉबिन कहती है कि ये इल्यूजन हम पर काम नहीं कर रहा है। तो ब्रुक कहता है कि मैं 50 साल भटकते हुए सपना देखता था मेरे दोस्तों का जिंदा रहने का। हमेशा तकलीफ होती है मुझे उनका चेहरा याद करता हूँ तो। स्ट्रॉ हैट्स में से सबसे खराब पास्ट इन दोनों का रहा है, पर इस पेन को एक्सेप्ट कर लिया है दोनों ने। और ब्लैक मारिया की ये पावर देखकर मुझे थ्रिलर बाग में पेरोना की पावर की याद आ गई। जिस तरह से रॉबिन और ब्रुक इम्यून है ब्लैक मारिया की पावर से, उसॉप इम्यून था पेरोना की नेगेटिव पावर से। फिर ब्लैक मारिया फ्लोर पर आग लगाने लगती है। ब्रुक और रॉबिन जंप करते हैं। रॉबिन ब्रुक को पकड़कर सीलिंग पर लटकती है। ब्रुक फिर रॉबिन को बोलता है कि मुझे थोड़ी देर पकड़ कर रख, और ब्रुक कोल्ड सोल से वो पग और पूरे फ्लोर को फ्रीज कर देता है। फिर ब्लैक मारिया कहती है कि तुझे पता है ना निको रॉबिन, तेरे दोस्त लोग तुझे धोखा देंगे। ब्लैक लेग ने तुझे यहाँ बुला के फंसा दिया। पूरी दुनिया के बिग शॉट्स तेरे पीछे है, तू बोझ है तेरे क्रू के लिए। ब्लैक मारिया ने एनीज लॉबी के चैप्टर्स शायद पढ़े नहीं होंगे, उसे पता नहीं है कि रॉबिन के लिए पूरे स्ट्रॉ हैट्स जान दे देंगे। फिर ब्रुक कहता है, रॉबिनसन तुम इसे संभालो, मैं इसके नाइट डीमंस को संभालता हूँ। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फिर रॉबिन ने जो कहा सांजी के लिए, वो पढ़कर गूज़बम्स आ गए। उसने कहा सांजी पायरेट किंग का एक पंख है जिससे पायरेट किंग ऊंची उड़ान भरेगा। ये बहुत बड़ी बात है सांजी के लिए, और पहली बार है शायद जहां रॉबिन ने कहा है कि लूफी पायरेट किंग है। अभी तक सारे स्ट्रॉ हैट्स ने कहा है कि लूफी पायरेट किंग बनेगा, किसी ने ये नहीं कहा कि लूफी पायरेट किंग है। इससे समझ आता है कि रॉबिन कितना ज्यादा ट्रस्ट करती है लूफी पर। और रॉबिन जाइगेंटे फ्लर टेक्निक से अपने आप का बड़ा क्लोन बनाती है। और जब ये मैंने देखा, मैं खुशी से पागल हो गया। मैंने चैप्टर 1005 के रिव्यू में कहा था कि रॉबिन को एक पावर अप चाहिए, तो रॉबिन बस उसके लिम्स ही लार्ज ना करे, बल्कि पूरी बॉडी ही जायंट के जैसा कर दे और टाइटन बन जाए। तो अभी तक तो हाफ बॉडी रॉबिन ने जायंट कर दी है, मे भी फुल बॉडी भी वो जायंट करेंगी, या फ्यूचर फाइट में हमें वो टेक्निक देखने मिलेंगी। और अगर रॉबिन ऑर्नामेंट हाकी यूज करना सीख लेती है तो बेसिकली वो फीमेल टाइटन बन जाएंगी। तो ये चैप्टर में मेरे 3 प्रेडिक्शन सच हुए। एक तो मैंने कहा था कि चांस है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें रॉबिन और ब्रुक की फाइट ब्लैक मारिया से देखने मिलेगी। फिर कहा था कि यामाटो का डेविल फ्रूट मिथिकल जोन डेविल फ्रूट होगा, और अब रॉबिन का न्यू पावर अप। तो मैं ये चैप्टर पढ़ते वक्त बहुत खुश हुआ हूँ। और एक बात मुझे अच्छी लगी कि ओडा ने एक ही चैप्टर में रॉबिन की फाइट खत्म नहीं कर दी, और 18 साल बाद रॉबिन को एक 1-on-1 फाइट मिली है। लास्ट टाइम रॉबिन की 1-on-1 सीरियस फाइट स्काइपिया में यामा से हुई थी, और रॉबिन ने बहुत ब्रूचल वे में उसे मारा था। पहले उसे झाड़ पर पटक दिया था, फिर उसकी उंगलियां तोड़ी थी, फिर उसकी गर्दन तोड़ दी थी, और क्लिफ से उसे नीचे फेंक दिया था। रॉबिन बिल्कुल भी रहम नहीं करती उसके अपोनेंट्स पर। और फ्रैंकी के 2 अनमोल रतन की क्या हालत की थी रॉबिन ने, वो कैसे हम भूल सकते हैं। पर मुझे एक बुरा लगा कि ओडा ने ब्रुक को ब्लैक मारिया के सबऑर्डिनेट से फाइट दे दिया है। ब्रुक के लिए ये फाइट बहुत आसान होने वाली है, उसे भी एक सीरियस अपोनेंट मिलना चाहिए अब। और मेरी नीयत साफ है, पर मेरे दिमाग में क्वेश्चन है तो पूछना तो पड़ेगा। चैप्टर 1005 में ब्लैक मारिया ने उसका पूरा टॉप निकाल दिया था, उसकी अपर बॉडी पर कोई क्लोथ नहीं थे, बट अब ये चैप्टर में ब्लैक मारिया के ब्रेस्ट पर वो क्लोथ कहाँ से आया? कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों, अगर आपके पास इस मिस्ट्री का जवाब है तो। वैसे जोक असाइड, ओडा को बहुत प्रॉब्लम हो जाती ब्लैक मारिया को सेमी न्यूड ड्रॉ करने में। ओडा को फिर अजीब अजीब एंगल या कोई ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता ब्लैक मारिया की ब्रेस्ट कवर करने के लिए। सो आई थिंक इसीलिए ओडा ने ये डिसीजन लिया और उसे ये क्लोथ दे दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है टोकागे पोर्ट पर। लूफी को और मीट चाहिए, और लॉ के क्रू का सारा मीट खत्म हो चुका है, और शिनोबू के काइट टेक्निक की वजह से मोमोनोस के भी वही हैं। और मोमोनोस के रोते रोते लूफी को कहता है किनोमोन और कीगू को मेरे सामने, और लूफी उसका सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले उसे चिल्लाता है और कहता है ये टाइम नहीं है ये बात करने का। और बैकग्राउंड में कैरबू है, और वो सोचता है कि अगर ये लोग नहीं जीते वॉर तो मैं ये कंट्री से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और लूफी कहता है कि मोमो तू मुझे ऊपर लेके जाएगा ताकि मैं ये खत्म कर सकूं। मैं चाहता हूँ तू तेरे ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो और उड़े। और वहीं चैप्टर खत्म हुआ। लूफी ने मोमोनोस्के को रोने से रोक दिया, क्योंकि लूफी भी ये मोमेंट से गुजर चुका है कि उसके सामने उसके हाथों में एस मर गया था।
पर ये मूवमेंट से लूफी मूव ऑन कर चुका है। इसे कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पर लूफी किनेमोन के लिए रोता तो ये 2 साल के टाइम स्किप में मतलब लूफी मेंटली स्ट्रांग नहीं हुआ होता। और अभी तक ओडा ने कैरेबू को स्टोरी में रखा है, उसका कुछ ना कुछ काम होने वाला है। कैरेबू अपनी बॉडी में अनलिमिटेड चीजें स्टोर कर सकता है। आई थिंक वो लूफी के साथ ऊपर जाएगा और अपनी बॉडी में मीट रखेगा और जब भी लूफी डैमेज लेगा वो उसे मीट देगा हील होने के लिए। अब बात आती है लूफी को मीट मिलेगा कहाँ। तो मुझे लगता है कि ओनिगाशिमा में सेलिब्रेशन चल रहा था तो वहाँ मीट था ही, या लूफी लॉ के सबमरीन में रिवर का रूट पकड़कर फ्लावर कैपिटल के सेलिब्रेशन में जाके भी मीट ले सकता है। तो शायद कैरेबू वहाँ कहीं से भरपूर मीट स्टोर करेगा और लूफी को जरूरत के वक्त देता रहेगा। और ये वॉर है, अलायंस 2 योंको से वॉर कर रहे हैं, बट काइडो के 20 पायरेट्स अभी तक थ्रेट नहीं है अलायंस के लिए। नंबर्स को अलायंस मेंबर्स डिफीट कर रहे हैं आराम से। टोबीरोपो में से सिर्फ ब्लैक मारिया बची है। हॉकिंस को किलर संभाल रहा है, अपू को एक्सड्रेक संभाल रहा है, बचते हैं किंग, क्वीन, जैक, बिग मॉम और काइडो। ये लोग थ्रेट है अलायंस के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं काइडो के 20 पायरेट से डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो लोग वीक नहीं है। बस ये है कि स्ट्रॉ हेड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। वानो के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रॉ हेड्स योंको के क्रू लेवल पर है, पर ये मत समझना कि लूफी योंको के लेवल पर है। लूफी को आई थिंक और एक आर्क लगेगा योंको के लेवल पर पहुँचने के लिए। ओवरऑल ये एक अच्छा चैप्टर था। रॉबिन की फाइट देखकर अच्छा लगा और प्रेडिक्शन सच होते देखकर भी खुशी हुई। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपकी राय। सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।